समझ गए? एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, उसमें बताया गया कि अगर किसी भी प्रोफेज फर्स्ट में मियोसिस के डिप्लॉयड सेल्स के अंदर क्रोमेटिड का जो नंबर है वो कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। क्लियर? फिर हम कह रहे हैं कि उसके अंदर जो डीएनए का अमाउंट है वो 20 पिकोग्राम। पीजी का मतलब आप क्या समझेंगे, पिकोग्राम, इतना बताया गया। क्लियर? आपको अलग अलग स्टेज पे अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमेटिड बताने हैं। ठीक है? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एनाफेज फर्स्ट का भी बताइएगा, मेटाफेज फर्स्ट का भी बताइएगा। ठीक है? इन दोनों में क्या बताना है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड बतानी है। हमने ये बताया कि हमारे पास डिप्लॉयड सेल्स के अंदर यानी 2n सेल स्टेज है, उसके प्रोफेज फर्स्ट में नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने थे बताइए, 40 थे, और उसके अंदर डीएनए का अमाउंट कितना था, 20 पिकोग्राम था। एनाफेज फर्स्ट में डीएनए का अमाउंट बताइए, नंबर ऑफ क्रोमेटिड बताइए। मेटाफेज 1 में डीएनए का अमाउंट बताइए, नंबर ऑफ क्रोमेटिड बताइए। क्लियर? हाँ, बहुत लोगों की शिकायत थी सर जो आपने बताया है उससे वो क्वेश्चंस लग नहीं पा रहा है ना, चाहे जैसा भी क्वेश्चंस लेकर के आओ लग जाएगा। हाँ ठीक है, सुन लेते हैं। अगर हम मेटाफेज की बात करें, किसकी बात करें, मेटाफेज की बात करें फर्स्ट की, मेटाफेज में क्या कंडीशन होती है, 2n और 2c होती है, कितना होता है देख लीजिए। क्लियर? अगर हम बात करते हैं ये प्रोफेज की, रुक जाओ कर रहे हैं, प्रोफेज में ठीक है हमारे पास कैसा होता है कंटेंट, 2n था 2c था, प्रोफेज का कंडीशन बताइए, यानी 2n इज इक्वल टू कितना था बताइए 40 और 2c इज इक्वल टू कितना है 20। जैसे प्रोफेज खत्म होता है हमारे पास, ठीक है, तो क्या कंडीशन आती है बताइए, मेटाफेज की आती है। मेटाफेज के दौरान हमारे पास डीएनए का कंटेंट जो होता है हमारे पास 2c ही रहता है, बट हमारे पास अमाउंट कितना हो जाता है 4c हो जाता है। अब हमने ये कहा कंडेंसेशन हुआ तो 4c हो गया, 2c इज इक्वल टू कितना हुआ बताइए 40 था, तो यहाँ पे क्या है 2n, कितना वैल्यू थी बताइए 2n इज इक्वल टू 40, 4c की वैल्यू कितनी है 20 पिकोग्राम है। क्लियर? एनाफेज का निकाल करके दिखाइए, एनाफेज फर्स्ट का दिखाइए, एनाफेज का सेम। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की मैं बात करूं, ठीक है, तब कितना होगा, और नंबर ऑफ क्रोमेटिड की बात करूं तब कितना होगा, सेम कैसे हो सकता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम से नंबर ऑफ क्रोमेटिड सेम बात है नहीं। अगर हम एनाफेज की बात करें, ध्यान सुनिए, एनाफेज की बात करें तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, हो सकता है वो कितने हो हमारे पास 40 हो। क्लियर? बट अगर हम बात करते हैं क्रोमेटिड की तो कितना मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, यानी क्रोमेटिड के नंबर कितने हो जाएंगे 80 क्रोमेटिड हो गए। चलिए हमें एक बात बताइए, अगर मैं टीलोफेज की बात करूं, किसकी बात करूं टीलोफेज, नंबर ऑफ क्रोमेटिड जरा बताइए, नंबर ऑफ क्रोमेटिड 40, बोलिए, क्योंकि 1 क्रोमोसोम इक्वल टू 1 क्रोमेटिड। क्लियर? यानी हमारे पास क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड 40 ही रहेंगे।
क्लियर, समझ आ गया। हमें ये बात हमेशा याद रखना है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्लियर, ये 1 क्रोमोसोम्स हैं। कितने क्रोमोसोम्स हैं? क्रोमेटिड कितने हैं? अगर कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर नजर आए, ये भी हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम ही है। क्रोमेटिड कितने होंगे? ये चीज हमें भूलनी नहीं है। क्लियर। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसको बना लीजिए पहले। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए ना, सुनिए ध्यान से। इन डिप्लॉयड सेल्स, क्लियर, जो टेट्राड है इन प्रोफेज, किसकी बात कर रहे हैं? इन प्रोफेज फर्स्ट। अगर प्रोफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, 40 टेट्राड नजर आ रहे हैं। कितने टेट्राड? 40 टेट्राड नजर आ रहे हैं। डीएनए का जो अमाउंट है 20 पिकोग्राम है। 20 पिकोग्राम क्या है बताइए हमारे पास? डीएनए अमाउंट है। क्लियर। अब बताइए यहाँ पे मेटाफेज फर्स्ट के दौरान, क्लियर, पहला क्वेश्चन है मेटाफेज फर्स्ट के दौरान, मेटाफेज फर्स्ट के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताना है। क्या बताना है? नंबर ऑफ क्रोमेटिड बतानी है। नंबर न बता करके डीएनए का अमाउंट बताना है। क्या बताना है? क्लियर। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये हम आपसे कह रहे हैं कि एनाफेज फर्स्ट में सेम चीजें बतानी है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बतानी है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड बतानी है, डीएनए अमाउंट बताना है। क्लियर। टेट्राड का मतलब क्या समझते हैं? टेट्राड का मतलब क्या समझते हैं? 4 क्या? क्रोमेटिड। 4 क्रोमेटिड इज इक्वल टू कितने क्रोमोसोम्स? 2 क्रोमोसोम्स। यानी अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, तो 40 टेट्राड है, तो क्रोमोसोम्स कितने होंगे? बोलिए। 80 होगी। बोलिए। 80 क्रोमोसोम्स हो गए। अगर हमने ये कहा कि हमारे पास क्रोमेटिड के नंबर बताइए, तो कितने क्रोमेटिड होंगे? 1 टेट्राड इक्वल टू कितने क्रोमेटिड? 4। अगर हम 40 टेट्राड बोल रहे हैं, तो 40 इंटू 4 होगा कि नहीं? तो कितने क्रोमेटिड? 160। ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए यानी 2C इज इक्वल टू कितना था बताइए? 20। ठीक है। 4C इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 4C लिखा है क्या? हम ये क्वेश्चंस में दे रहे हैं, वो पहले से बताया नहीं जा रहा है। इस बात का फर्क रहना चाहिए। ये मैं क्वेश्चन में गिवन कह रहा हूँ, ठीक है, उसको गोली मारिए। यहाँ पे डीएनए का अमाउंट मेटाफेज में कितना होता है? ठीक है, ये जोड़िए आप। क्लियर। जो दिया होगा उसको तो हम सी से ही लिखेंगे ना, चाहे वो 2C लिखे चाहे 4C लिखे। जो पूछा जा रहा है उसके बारे में बताइए। मेटाफेज में हमारे पास फर्स्ट में डीएनए का अमाउंट कितना होता है? 4C। तो कितना होगा? 20 ही होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्लियर। जैसे हमारे पास जो अमाउंट हमारे पास प्रोफेज में था डीएनए का, क्या वही अमाउंट हमारे पास मेटाफेज में होता है या नहीं, ये बताइए। तो वही लिखेंगे। क्लियर। फिर इसके ऊपर वाला एक क्रोमोसोम्स मैंने यहां पे बनाया, एक क्रोमोसोम्स यहां पे बनाया,
इसको मैं क्या बोल सकता हूं, बाईवेलेंट में बोल सकता हूं, या मैं टेट्राड बोल सकता हूं। बाईवेलेंट मतलब क्या समझते हैं, ठीक है, बाई का मतलब हम क्या समझते हैं, दो, वेलेंट हम क्रोमोसोम्स के लिए यूज करते हैं, क्लियर। यानी हमारे पास टेट्राड किसके लिए टर्म यूज होता है, क्रोमेटिड के लिए। तो कितने क्रोमेटिड होते हैं बताइए, 4 क्रोमेटिड होते हैं यहाँ पर, क्लियर। टेट्राड टर्म यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे टेट्राड लिखा। जब बाईवेलेंट लिखता तो बाईवेलेंट किसके लिए टर्म यूज होता है, क्रोमोसोम्स के लिए। टेट्राड टर्म किसके लिए यूज होता है, क्रोमेटिड के लिए, क्लियर। अगर हमने ये कहा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताइए कितने होने चाहिए, क्लियर। तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स निकालने होंगे तो क्रोमेटिड के नंबर अगर हमें दिए हैं तो मैं क्रोमोसोम्स आधा कर सकता हूँ, क्लियर। डिवाइड करने की जगह पर, है ना, हाँ, अब इसे नीचे वाला भी बदल जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तुम लोगों को पहले नहीं बताना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। क्रोमेटिड का फिर ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करके, क्लियर। अच्छा हाँ, डिवाइड, ठीक है, जल्दी करिए, सुन दे ध्यान से। अगर हम डिप्लॉयड सेल्स की बात करें, ठीक है, अगर हम डिप्लॉयड सेल्स की बात करते हैं तो डिप्लॉयड सेल्स के अंदर 2n सेल्ड है, क्लियर। हमने ये कहा कि यहाँ पे दो चीजें हमें बतानी है, एक क्या बताना है बताइए, डीएनए का नंबर यानी डीएनए कंटेंट बताना है, डीएनए अमाउंट बताना है, क्लियर। और दूसरा क्या बताना है, प्लॉइडी बतानी है, क्लियर। अगर हम डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मियोसिस के दौरान हमारे पास दोनों मियोसिस पढ़ने होंगे, एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा हमारे पास मियोसिस सेकंड, क्लियर। अगर हम मियोसिस फर्स्ट आपको पढ़ा रहे हैं तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान, मैं डर गया ना, अब सही है, अब सही है, हाँ ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट के दौरान हमारे पास कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ग्रोथ फेज से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पे G1, यहाँ पे S, यहाँ पे G2, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट के दौरान हमारे पास क्या आएगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास क्या, G1, S, G2, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरकाइनेसिस। दो न्यूक्लियर डिवीजन के बीच में क्या पाए जाते हैं, कुछ इंटरवल पाए जाते हैं, ठीक है, जहां पे हमारे पास क्या होता है, किसी भी तरीके के डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती। क्या नहीं होती, डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है बताइए, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। यही था। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले हम प्लॉइडी की बात कर लें, बोलिए। अगर हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्लॉइडी की बात कर रहे हैं, तो जीवन में कैसी प्लॉइडी बताइए हमारे पास, 2n। एक तरफ प्लॉइडी पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इनमें भी कितने, 2n, यहाँ पे प्लॉइडी 2n, ठीक है। प्रोफेज में प्लॉइडी 2n, मेटाफेज में 2n, एनाफेज में जाकर के अलग हुए, अलग होने के बाद कितना हो गया, ठीक है, 2n। टीलोफेज में कितने हो गए, n और n हो गए, ठीक है। अमाउंट लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना अमाउंट था, 2c। सिंथेसिस फेज में जाने के बाद फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे 2c, ठीक है। ये जो 2c है और ये जो 2c है, क्लियर, ये किसका पार्ट है, टीलोफेज का, ठीक है। जीवन को थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ना, क्लियर। अब यहाँ पे क्या आता है, G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। क्या यही सेल इंटर कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, n। फिर यहाँ पे जाने के बाद
n, फिर G2 में जाने के बाद n, फिर प्रोफेज में n। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? फिर यहाँ पे मेटाफेज में बताइए n हो गया। अब यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा? डबल, तो कितना होगा? फिर यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड करना है तो आधा आधा, तो दो सेल्स अलग अलग डिवाइड होंगे n n, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट को लिख लेते हैं। क्या यह अमाउंट इंटर कर रहा है? तो कितना होगा? 2c। फिर यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल, तो कितना लिख लेंगे? 4c। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, क्लियर? डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, यही स्टार्ट हमें लगा कर लिखना है, क्लियर? यानी यहाँ पे इंटरकाइनेसिस में किसी भी तरीके के डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती, इसलिए यहाँ पे डीएनए का अमाउंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्लियर? यहाँ पे क्या होगा? नो डीएनए रेप्लिकेशन, किसी भी तरीके के डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती, ठीक है। जब डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है अमाउंट उतना ही रहेगा, क्लियर? फिर G2 में जाएगा तो 2c, प्रोफेज में जाने के बाद 2c, मेटाफेज में 2c, एनाफेज में कितना? ठीक है, क्लियर? n बाई c, क्लियर? यही हमारे पास क्या होते हैं, आगे चल करके बताया जाएगा आपसे, क्लियर? यही अमाउंट हमें याद रखना है। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देख लीजिए। हमने ये कहा एक डिप्लॉयड सेल है, एक डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल्स के अंदर प्रोफेज फर्स्ट में, क्लियर? प्रोफेज फर्स्ट में हमने ये कहा 40 टेट्राड है। कितने टेट्राड है? 40 टेट्राड है। डीएनए अमाउंट 20 पिकोग्राम है, क्लियर? जैसे ही मेरे मन में आया प्रोफेज फर्स्ट, तो हमने टेट्राड का मतलब प्रोफेज फर्स्ट में प्लॉइडी क्या होती है वो देख लेते हैं। प्रोफेज फर्स्ट में प्लॉइडी कितनी हो गई बताइए? 2n, क्लियर? फिर एना डीएनए का अमाउंट कितना होता है? 2c या 4c? क्या लिखा है हमने? कहाँ गया प्रोफेज? ठीक है, 4c, यानी 20 इज इक्वल टू कितना है? 4c, क्लियर? अब जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है वो पहले हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा बताइए इसने? किस जगह पे? मेटाफेज फर्स्ट में, क्लियर? मेटाफेज फर्स्ट के दौरान क्या होता है? मेटाफेज फर्स्ट के दौरान कुछ बदल रहा है? नहीं बदल रहा है, यानी कितना हो रहा है बताइए? 2n 4c ही हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ, अगर मैं क्रोमेटिड पूछूं, पहले क्रोमोसोम्स में पूछूं, ये पूछा, क्लियर? नंबर ऑफ क्रोमेटिड में पूछा, क्या पूछा? नंबर ऑफ क्रोमेटिड पूछा, और डीएनए का अमाउंट पूछा, क्लियर? अब हमारे पास क्या आता है कि क्रोमोसोम्स किस स्टेज की बताई जा रही है, कुछ इस तरीके की बताई जा रही है, क्लियर? ये डीएनए का अमाउंट कैसा है बताइए? 2c है। इस अमाउंट में अगर क्रोमेटिड देखेंगे तो कितने क्रोमेटिड नजर आ रहे हैं? 2 क्रोमेटिड नजर आ रहे हैं, यानी डिप्लॉयड सेल्स के अंदर क्रोमेटिड के नंबर कितने हैं? 2 क्रोमेटिड है ना? कितने क्रोमेटिड है बताइए? 2 क्रोमेटिड हैं एक क्रोमोसोम्स के अंदर। कितने क्रोमोसोम्स के अंदर बताइए? एक क्रोमोसोम्स के अंदर। क्या ये 1 टेट्राड है? बोलिए, क्या ये 1 टेट्राड है? अगर मैं बोलूं ऐसे 40 टेट्राड है। कितने टेट्राड? 40 टेट्राड। तो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने होंगे? नंबर अमाउंट ऑफ डीएनए कितने होंगे? क्लियर? वो निकालने हैं। पहले इतना बना लीजिए। बाइवेलेंट टेट्राड, क्रोमेटिड के लिए टर्म यूज कर रहे हैं हम, क्लियर? 1 टेट्राड इक्वल टू कितने क्रोमेटिड? बोलिए, 4, क्लियर? प्रोफेज के किस कंडीशन के दौरान एक टेट्राड बनते हैं?
ये क्रोमोसोम्स हमने बनाया, ये क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहां पर एक क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये कितने क्रोमोसोम, ये कैसे कंडीशन दिखाई दी है, दो क्रोमोसोम इज इक्वल टू, दो क्रोमोसोम इज इक्वल टू बाइवैलेंट, बोलिए, वन बाइवैलेंट इज इक्वल टू कितने क्रोमोसोम्स, दो क्रोमोसोम्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि एक टेट्राड अगर हम बता रहे हैं, कितने टेट्राड, वन टेट्राड, 1 2 3 4, कितने क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड। इनको हमें एक साफ भाषा में लिखना चाहें तो वन बाइवैलेंट इज इक्वल टू वन टेट्राड, क्लियर, इज इक्वल टू 2 क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू कितने क्रोमेटिड, बोलिए, 4 क्रोमेटिड। इतनी चीजें समझ में आई, क्लियर। ये प्रोफेज फर्स्ट में किस कंडीशन के दौरान होता है, जाइगोटीन, याद आ रही है आपको, जब ये आपस में जुड़ रहे होते हैं, क्लियर, बाइवैलेंट और हमारे पास क्या बनते हैं, टेट्राड बनते हैं। अब यही प्रोफेज के बारे में बोला है, अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बता दीजिए मेटाफेज में, क्लियर, और हमारे पास टेट्राड के नंबर बता दीजिए, यही सब बताना है। अब अगर हम प्रोफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, 2n अपान कितने थे बताइए, 4c थे, 4c थे, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछ रहा है, तो हम कैसे बताएंगे, प्लॉइडी इनकी कितनी हो जाएगी बताइए, प्लॉइडी कितनी हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई किया हमारे पास, क्लियर, चलिए लिख लेते हैं, 2n इज इक्वल टू कितना आया आपके पास, 40 आया, क्लियर, 2n इज इक्वल टू 40 आया। अब हमें डीएनए के अमाउंट कैसे पता लगाएं, डीएनए का अमाउंट कितना, क्लियर, ये कंडीशन ऐसे कितने नजर आ रहे हैं आपको, 40 नजर आ रहे हैं, कितने नजर आ रहे हैं टेट्राड, ऐसे ही एक टेट्राड, ऐसे ही दूसरा टेट्राड, ऐसे ही तीसरा टेट्राड है, तो हमारे पास 2 ही क्रोमोसोम्स ना, बोलिए, ऐसे 40 टेट्राड अगर नजर आ गए तो कितने क्रोमोसोम्स नजर आएंगे, 20 आएंगे, जस्ट डबल ही तो कर रहे हैं। एक टेट्राड में, एक टेट्राड में कितने क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड, फिर एक टेट्राड के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स कितने, 2, ऐसे 40 टेट्राड है तो क्रोमोसोम्स कितने हो गए, कैसे 80 भाई, अच्छा हाँ, एक टेट्राड इक्वल टू 4 क्रोमेटिड, 2 क्रोमोसोम्स, क्लियर, तो 80 हुए कि नहीं हुए, क्लियर। तो ऐसे ही सेम ऐसे हमारे पास आते हैं कि टेट्राड का मतलब क्या समझे, ठीक है, 1 टेट्राड इक्वल टू हम 2 क्रोमोसोम्स लिख सकते हैं कि नहीं, क्लियर। तो 40 टेट्राड में हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स, बोलिए, 2 इंटू 40, सॉरी, हाँ, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 80 क्रोमोसोम्स, क्लियर, जल्दी करिए, आंसर यही होगा 80, क्लियर। ये एक ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, इसको क्या बोल सकते हैं आप, 4 चीजें बोल सकते हैं। अगर मैं वन बाइवैलेंट बोल रहा हूं तो क्या सही है ये, अगर मैं इनको 2 क्रोमोसोम्स बोलूं तो क्या सही है ये, क्रोमोसोम्स पे प्रोफेज, प्रोफेज हमारे पास किस स्टेज के दौरान प्रोफेज के ये बाइवैलेंट और टेट्राड बनते हैं, ठीक है, जाइगोटीन के दौरान, क्लियर, उस फेज की बात कर रहा है वो, क्लियर। तो यही कंडीशन हमारे आगे मेटाफेज में भी तो इंटर करेगी। तो हमने ये कहा कि हमारे पास क्रोमोसोम्स कितने दिन नजर आ रहे हैं यहाँ पे, टेट्राड, क्लियर। तो ऐसे कितने टेट्राड नजर आए, 40 टेट्राड नजर आए। 1 टेट्राड में हमें क्या क्या नजर आता है, 1 टेट्राड में हमें 2 क्रोमोसोम्स नजर आते हैं और हमारे पास 4 क्रोमेटिड नजर आते हैं। तो 1 टेट्राड में अगर हमें कितने नजर आ रहे हैं क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम्स, तो ऐसे 40 टेट्राड में कितने क्रोमोसोम्स नजर आएंगे,
बताइए। तो 40 हमें हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लियर। तो हमारे पास क्रोमोसोम कितने निकल करके आए? अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ क्रोमेटिड बताइए, तो 1 टेट्राड में कितने क्रोमेटिड बताइए? 4। तो हमारे पास 1 टेट्राड में हमारे पास कितने क्रोमेटिड नजर आ रहे हैं बताइए? 4 क्रोमेटिड नजर आ रहे हैं। तो हमारे पास 40 टेट्राड में कितने आएंगे? 4 इंटू 40 करेंगे तो कितने नजर आएंगे? 160 नजर आएंगे। क्लियर। तो इतने क्रोमेटिड हमारे पास आएंगे। और डीएनए का अमाउंट हमारे पास देख लीजिएगा कि एम फेज में कितना होता है। ठीक है। तो डीएनए का अमाउंट कितना दिया है हमारे पास? 4 से दिया गया है। ठीक है। तो डीएनए का अमाउंट हमेशा क्या रखना है? जो दिया गया है वही रखेंगे। 1 बाइवेलेंट इक्वल टू 1 टेट्राड, 1 टेट्राड इक्वल टू 2 क्रोमोसोम्स और 4 क्रोमेटिड। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास? प्रोफेज सेकंड है। क्लियर। जरा हमें टीलोफेज की कहानी बताइए। टीलोफेज की कहानी बताइए। 2 सेल अलग अलग हुए थे, उस सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस अच्छे से बना हुआ था, न्यूक्लियस अच्छे से बना हुआ था। न्यूक्लियर के आगे हमारे पास सारे के सारे सेल ऑर्गेनल आ गए थे, बोलिए। न्यूक्लियोलस आ गया था, बोलिए। और हमारे पास गोल्जी बॉडी आ गई थी। ये कंडीशन हो गया था हमारे पास किसके अंदर? टीलोफेज फर्स्ट के दौरान। ठीक है। अगर यही आगे चल करके किस में इंटर करेगा बताइए? प्रोफेज में इंटर करेगा। तो प्रोफेज के दौरान हमारे पास ये एक सेल हुआ। क्लियर। इनके चारों तरफ की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे क्या होने लगती हैं? डिसइंटीग्रेट होने लगती हैं। प्रोफेज सेकंड को हम प्रोफेज ही मानना है माइटोसिस का। प्रोफेज का माइटोसिस क्या होता था बताइए? पप्पू कैंडांस वाला। प्रोफेज के दौरान क्या होगा? पहले कैन का मतलब क्या समझे? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, यानी इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था किस फॉर्म में आया था? क्रोमेटिन के फॉर्म में आ गया था कि नहीं आ गया था? क्लियर। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, फिर उसके बाद हमने क्या बताया था? सेंट्रियोलर मूवमेंट, फिर उसके बाद डी का मतलब डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया। अरे बोलिए, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर सेंट्रियोल मूव कर गए अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ? अपोजिट पोल की तरफ आ गई है। क्लियर। यहाँ पे ये जो हमारे पास नजर आ रहा था क्या? ये हमारे पास क्रोमेटिन नजर आ रहे थे। क्लियर। क्रोमेटिन अब किसमें कंडेंस होंगे बताइए? क्रोमेटिन किसमें कंडेंस होंगे? क्रोमोसोम्स में। अब 2 तरीके के क्रोमेटिन बनाया था हमने वहां पे टीलोफेज के दौरान, देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स भी कितने तरीके के बनेंगे बताइए? कंडेंसेशन अभी स्टार्ट हुआ है, सही तरीके से हुआ नहीं है। ठीक है। कंडेंसेशन अभी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, पूरी सही तरीके से हुआ नहीं है, यानी यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। क्लियर। सेंट्रियोलर मूवमेंट हो गया, डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल नजर आ रहा है। क्लियर। ये प्रोफेज सेकंड का है। क्लियर। अब सेम यही बात आगे इंटर करेगा किसमें हमारे पास बताइए? सेम यही इंटर करता है किसके दौरान? मेटाफेज सेकंड में। मेटाफेज सेकंड के दौरान ये हमारे पास क्या हुआ? सेल हुआ। सेल के दौरान हमारे पास क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब ही हो गया। क्लियर। तो बचा क्या हमारे पास? सेंट्रियोल बचे। तो सेंट्रियोल हमारे पास यहाँ पर आ गए, सेंट्रियोल हमारे पास यहाँ पे आ गए। क्लियर। 2 तरीके के क्रोमोसोम्स हमारे पास कंडेंस्ड हुए। 2 तरीके के क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से कंडेंस्ड हुए, कुछ इस तरीके से कंडेंस्ड हुए, कुछ इस तरीके से कंडेंस्ड हुए। क्लियर। दूसरा वाला क्रोमोसोम्स हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडेंस्ड हो रहा है, दूसरा वाला क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके का कंडेंस्ड हो रहा है। क्लियर। और इनके पास स्पिंडल फाइबर का क्या हो गया है? फॉर्मेशन हो गया है। ये स्पिंडल फाइबर इनसे जुड़े हुए हैं, ये स्पिंडल फाइबर इनसे, ये स्पिंडल फाइबर इनसे, ये इनसे। ठीक है। सेम वही बात याद रखनी है, कुछ बातें यहाँ पे सपोर्टिंग फाइबर होंगे। क्लियर। क्रोमोसोमल फाइबर होंगे, और हमारे पास एक तरीके कौन सा फाइबर था? 3 फाइबर थे ना। इंटरजोनल, इंटरजोनल अभी नहीं आएगा, एनाफेज में आएगा। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या? क्या हमारे पास यही सेम चीजें किसके पास जाएगी? एनाफेज के दौरान जाएगी। बोलिए, एनाफेज सेकंड क्या होता है? एनाफेज सेकंड हमारे पास ये सेल हुआ, सेल के अंदर हमारे पास क्या हुए? ये सेंट्रियोल हुए, ये हमारे पास सेंट्रियोल, ये हमारे पास सेंट्रियोल। ठीक है। अब क्रोमोसोम्स कैसे डिवाइड होंगे? तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स जो डिवाइड मैं कर रहा हूं, कुछ इस तरीके के डिवाइड कर रहे हैं। कुछ क्रोमोसोम्स हमारे पास इस तरीके से डिवाइड किए, कुछ क्रोमोसोम्स हमारे पास क्लियर यहाँ पे डिवाइड किए।
क्लियर। फिर दूसरा वाला क्रोमोसोम्स कहाँ पे डिवाइड करेगा, कुछ इस तरीके से डिवाइड करेगा, और दूसरा वाला क्रोमोसोम्स हमारे पास कुछ इस तरीके से डिवाइड किया। क्लियर। अब हमने ये कहा कि यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमेटिड नजर आ रहे हैं, क्लियर, ये इनसे जुड़ेंगे, ये इनसे जुड़ेंगे, ये इनसे जुड़ेंगे, ये इनसे जुड़ेंगे, आपस में ये इंटरजोनल से भी जुड़ेंगे, और ये आपस में किससे जुड़ेंगे, सपोर्टिंग से भी जुड़ेंगे। क्लियर। ये किसकी कहानी है, एनाफेज की दौरान की। एक बार नाम लिख लें इनका, इनका नाम बता दीजिए। कैसा फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर, जो क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं। ये कैसे कहलाए, इंटरजोनल फाइबर। और ये कैसे कहलाए बताइए, सपोर्टिंग फाइबर। क्लियर। ऐसे हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, टीलोफेज सेकंड आएगा। क्लियर। इतना बना लीजिए, फिर टीलोफेज को समझाते हैं। चलिए देखते हैं। अब सुन देते हैं। अब हमें क्या करना है, मेटाफेज से एनाफेज से मुझे अब कहाँ जाना है, टीलोफेज में जाना है। क्लियर। मेटाफेज थोड़ा सा हिंट दे दे बना दिए। ये मेटाफेज था, यहाँ पर सेंट्रियोल थे, यहाँ पे सेंट्रियोल थे, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास ये क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स, यहाँ 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 यहाँ, कुछ ऐसा था। अब टीलोफेज के दौरान, ठीक है, टीलोफेज में जब भी ये इंटर करता है, यानी टीलोफेज सेकंड की बात करिए हम, ठीक है। टीलोफेज सेकंड के दौरान कैसे होगा, ध्यान समझेंगे। कुछ इस तरीके की कंडीशन बनती है। क्लियर। कुछ इस तरीके की कंडीशन बनती है, जहां पर धीरे से हमारे पास क्या बन जाते हैं, दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। जब दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन आराम से हो जा रहा है, आराम से हो जा रहा है, तो क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन गए, क्या सही से पूरी तरीके से क्या आने लगे, सेल ऑर्गेनल भी आने लगे, सेल ऑर्गेनल भी आने लगे। क्लियर। क्या गोल्जी बॉडी भी आ जाए, नाराज हो जाएंगे, इनको भी बुला लिया, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि यहाँ पे अब फिर से क्या होने लगता है, डीकंडेंसेशन स्टार्ट होगा। अरे बोलिए। अब यहाँ पे दो तरीके के क्रोमोसोम्स बने। कितने तरीके के क्रोमोसोम्स बने, दो तरीके के क्रोमोसोम्स बने। एक क्रोमोसोम्स हमारा कुछ इस तरीके का था, और दूसरा वाला क्रोमोसोम्स किस तरीके का था बताइए, इस तरीके का था, ठीक है। एक क्रोमोसोम्स हमारे पास कुछ इस तरीके के थे, और दूसरा वाला क्रोमोसोम्स किस तरीके का था बताइए, हमारे पास इस तरीके का था। क्लियर। ये टीलोफेज है। इसके बाद की कहानी कहां से स्टार्ट होती है बताइए, आगे चल करके साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस के दौरान हमारे पास क्या होंगे, दो सेल्स अलग अलग हो जाएंगे। किस तरीके से अलग हुए हैं देख लेते हैं। एक सेल यहाँ पे डिवाइड हुआ, एक सेल हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हुआ। क्लियर। और एक सेल के अंदर हमारे पास जब ये डिवीजन हुए, तो यहाँ पे किस तरीके के क्रोमोसोम्स नजर आए। क्लियर। तो यहाँ पर क्या किस तरीके के क्रोमोसोम्स नजर आए, तो यहाँ पे न्यूक्लियस हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे न्यूक्लियस हमने यहाँ पे बनाया। क्लियर। तो क्रोमोसोम्स कैसे बने हमारे पास, ध्यान से देखेंगे तो क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके के, एक क्रोमोसोम्स, ये दूसरा क्रोमोसोम्स, यहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर। और कहोगे सर जी आपने तो दो ही डॉटर सेल्स बनाए हैं ना, बनने कितने चाहिए, चार। फ्लैशबैक में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम सेल डिवाइड किए थे, क्लियर, ये जो सेल डिवाइड किए थे, ये केवल एक ही सेल तो लिया, ये वाला भी तो ऐसे ही जाएगा, ये भी तो ऐसे ही जाएगा, ये भी तो ऐसे ही जाएगा सेल। बोली बात सही है। यानी हमने एक को उठाया ना, तब ये डायग्राम बनाया। दूसरे को उठाते तो दूसरा वाला भी तो ऐसे जाता, सेम चीज जाता। तो कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, चार बनते। समझ आई मेरी बात। तो यानी यहाँ पे क्या होंगे, कितने डॉटर सेल्स बन रहे हैं हमारे पास, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। क्लियर। एक में हमारे क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके के आएंगे, एक में हमारे क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके के आएंगे, और दूसरे में हमारे क्रोमोसोम्स कुछ अलग तरीके के आएंगे, दूसरे में हमारे पास क्रोमोसोम्स कुछ अलग तरीके के आएंगे। क्लियर। समझ आ रही बात। तो यानी अमाउंट भी हमारा क्या होता है, आधा होता है, n/c होगा,
एन बाई सी होगा, एन बाई सी होगा, एन बाई सी होगा। क्लियर? सुनते हैं, अब आगे बढ़े। हेडिंग डालते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का पहला सिग्निफिकेंस क्या है? ये अपनी प्लॉइडी को मेंटेन करता है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो लिखेंगे टू मेंटेन प्लॉइडी जनरेशन टू जनरेशन, मेंटेन प्लॉइडी जनरेशन टू जनरेशन। ये प्लॉइडी को मेंटेन बनाए रखता है जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। जैसे सुनते हैं, जैसे पहला हमने क्या बताया सिग्निफिकेंस? टू मेंटेन प्लॉइडी जनरेशन टू जनरेशन। जैसे हमने ये कहा कि हमारे अंदर जैसे जो प्लॉइडी हमारी डिप्लॉयड है, कैसे हैं डिप्लॉयड? हम डिप्लॉयड हैं, बट अगर हमारे आने वाली पीढ़ी जो होगी वो भी कैसी होती है? डिप्लॉयड ही होती है। कहोगे सर जी जब भी मियोसिस कर रहे हैं तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, तो बेटा आपका कैसा डिप्लॉयड हुआ? क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 लोग। ठीक है, जब हेप्लॉयड सेल्स और हेप्लॉयड सेल्स क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, तब जाकर के डिप्लॉयड। एनसीईआरटी ने फर्टिलाइजेशन टर्म यूज न करने के बावजूद भी कह रहा है मेंटेन कर रहा है। असली रोल तो किसका है? फर्टिलाइजेशन का, बट फर्टिलाइजेशन के बारे में उन्होंने लिखा नहीं। सिर्फ ये कहता है कि अगर हम डिप्लॉयड है तो हमारा बेटा भी कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। बट बेटा होने के लिए पार्टनर का होना जरूरी है, फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी है, ये नहीं लिखा इन्होंने। जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास क्या हो रहा है, मेल है, ठीक है, ये कैसे बताइए? 2n है। क्लियर? इनकी बर्बादी हो रही है किसके साथ? फीमेल के साथ, यानी डिप्लॉयड है। क्लियर? यानी ये जो हमारे पास भाई साहब हैं, क्लियर क्लियर, और इनके साथ क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन होने जा रहा है इनका। क्लियर? अगर ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान, किसके दौरान बताइए? गैमेटोजेनेसिस के दौरान। गैमेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो क्या होगा? मियोसिस ही तो होगा। बोलिए, गैमेटोजेनेसिस किसकी वजह से होता है? मियोसिस की वजह से। तो यहाँ पे हेप्लॉयड सेल्स आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे? हेप्लॉयड सेल्स आएंगे। ये हेप्लॉयड सेल्स क्या कहलाएंगे? स्पर्म कहलाएंगे। और ये हेप्लॉयड सेल्स क्या कहलाएंगे? ओवम कहलाएंगे। जब इनका आपस में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। एनसीईआरटी ने यही नहीं लिखा। क्लियर? जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे क्या बनते हैं? 2n बनता है। क्लियर? ये भी क्या है हमारा? जाइगोट है, और ये जाइगोट आगे चल करके क्या बनेगा? एम्ब्रियो ही तो बनेगा। क्लियर? और एम्ब्रियो जब, चलो अच्छा लड़की बना दे। क्लियर? हम तो टकला बनाए थे, अब अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना लड़का बनाना है लड़की। क्लियर? तो यानी जाइगोट हमारे पास बना, यही एम्ब्रियो। तो क्या 2n मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? चलिए दूसरा लिखते हैं हमारे पास, इनका दूसरा सिग्निफिकेंस, ये हेल्प करता है हमारे पास वेरिएशन लाने में। ठीक है, यानी मेन कॉज है किसका? वेरिएशन का। मेन कॉज ऑफ वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। समझा? सुन रहे हैं? मेन कारण वेरिएशन का अगर, और इवोल्यूशन का मेन कारण अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? मेन कारण मियोसिस। कोई आपदा नहीं, कोई विपत्ति नहीं, डायरेक्ट बता देना मियोसिस के कारण ही वेरिएशन होता है। ठीक है, और इवोल्यूशन भी इसी वजह से आता है। जैसे हमने ये कहा कि मियोसिस के दौरान भविष्य है तुम लोगों का, हंसो ना। हाँ देखते हैं। ठीक है, मियोसिस के दौरान क्या होता है? कभी आपने क्रॉसिंग ओवर सुना है ना? रिकॉम्बिनेशन सुना है?
यानी मियोसिस के दौरान क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन एंड मियोसिस, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान हमारे पास क्या होते हैं, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, पेयरिंग होती है। ठीक है, किसकी पेयरिंग हो रही है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही है। क्या हो रहा है बताइए, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही है। और यही जब पेयरिंग होती है तो यहाँ पे क्या आते हैं, दो डिफरेंट वेराइटीज आती है कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ पे वेरिएशन आता है, क्या आता है बताइए, आगे चल करके क्या आता है, वेरिएशन आता है। और वेरिएशन आगे चल करके किसको प्रोसीड करता है, इवोल्यूशन को। क्लियर, हम अपने माँ बाप से अलग है कि नहीं है, हैं। ठीक है, यही वेरिएशन है। क्लियर, जो कैरेक्टर मेरे माँ बाप के मेरे अंदर आ गए वो क्या कहलाया, हेरिडिटी कहलाया। और जिसकी वजह से हम अपने माँ बाप से अलग दिखाई देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वेरिएशन। ठीक है, बट कभी भी मत ये कह देना कि माँ बाप से अलग हैं बट पड़ोसी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, लखनऊ में हम एक बार पढ़ाते थे तो जो अब्दुल नाम था एक मतलब आदमी का, अब्दुल का जो बेटा था अब्दुल से बिल्कुल मैच नहीं करता था और अब्दुल के भाई से बिल्कुल मैच करता था। हम लोग तो यही कंफ्यूज रहते थे लड़का किसका है। ठीक है, हाँ, मतलब उनका जो बड़ा लड़का था पूरा का पूरा फरहान नाम था मतलब लड़के का, हाँ अब्दुल्ला फरहान दो भाई थे। तो अब्दुल का जो लड़का था अब्दुल से बिल्कुल मैच नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब्दुल एकदम गोरे हैं, फरहान एकदम काला, लड़का एकदम काला था, चेहरा भी एकदम फरहान की तरह काला था। ठीक है, कुछ भी मैच नहीं होता था। हम लोग शौक यही सोचते थे कि ये कहाँ से आया। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, जीन्स इनके जो होते हैं माँ बाप से ना आकर के दादा दादी के आ गए होंगे। क्लियर, बट ये जो साइंस नहीं पढ़ा है वो सोचने में मजबूर कर देता होगा। ठीक है, बात तो सही है ना, कुछ और मामला लग रहा है, बहुत हरामी हो तुम। साइंस पढ़ने के बावजूद भी इनको बिलीव नहीं हो रहा है, कह रहे नहीं सर कुछ और मामला है। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया हमारा ये। क्लियर, हेडिंग डालते हैं टिश्यूज ना। चलिए सुनते जैसे इसको यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओए नातू पाजी पूरा झूम उठी है ये अपने आप में। क्लियर, अब तो सुनेंगे नहीं क्या बोलना है, तुरंत बैक पैक करते हैं। ठीक है।